हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। ये वर्ल्ड ज्योग्राफी एनसीईआरटी का डिस्कशन है और हम लोग जो है परिवहन के बारे में डिस्कस करें। परिवहन अध्याय 4 को इसमें पतन के बारे में यानी पोर्ट्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो पोर्ट है यानी जो पतन है, ये अंग्रेजी शब्द के पोर्ट का हिंदी रूपांतरण है। यानी पोर्ट का मतलब होता है पतन। अंग्रेजी का शब्द पोर्ट ये लैटिन भाषा के पोर्टा से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है द्वार यानी डोर, गेटवे। इस प्रकार जो पतन होता है समुद्र तथा स्थल को आपस में जोड़ने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी होता है। यह समुद्र से स्थल और स्थल से समुद्र तक जाने का द्वार है। वास्तव में पतन का मुख्य उद्देश्य किसी देश को विदेशी व्यापार के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना है। पतन वह तटीय स्थल है जहां से जहाज अपनी यात्रा जो है आरंभ करते हैं। पतनों पर जहाजों को ठहरने का उचित प्रबंध, जहाजों से सामान उतारने और उन पर सामान लादने की भी उचित व्यवस्था होती है। यह देश के आंतरिक भागों से रेलों और सड़कों के द्वारा जो है जुड़ा हुआ होता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो देखिए, ये जो मैप आप देख रहे हैं, इसको एक बार अच्छे से एनालिसिस करके आगे बढ़िएगा, ठीक है। ये जो इंडिकेट किया गया है, ये वाला जो डॉट डॉट से है, ये समुद्री मार्ग है। और ये जो मतलब कि बिंदु टाइप का जो है, ये मतलब कि पतन है, समुद्री पतन। ये समुद्री मार्ग है, ये सभी, ठीक है, जो इस तरह से है। और जो ये सब है, ये सब पतन है, समुद्री पतन, ठीक है। देखिए, विश्व का 90% से भी अधिक अंतरराष्ट्रीय व्यापार पतनों के द्वारा किया जाता है, पोर्टों के द्वारा किया जाता है। पतनों का जो वर्गीकरण है और स्थिति के आधार पर अगर बात करें तो आंतरिक पतन और बाह्य पतन है। और कार के विशिष्टता के आधार पर अगर बात करें तो सवारी पतन और वाणिज्यिक पतन। अवस्थिति के आधार पर अगर बात करें तो आंतरिक पतन के बारे में देख लेते हैं। बेस ऑन लोकेशन के आधार पर हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला है इनर पोर्ट्स, आंतरिक पतन। ये पतन समुद्र से दूर स्थल खंड के भीतर स्थित होते हैं और नदी अथवा नहर के द्वारा समुद्र से ये मिले हुए होते हैं। ब्रिटेन में मैनचेस्टर राय नदी पर स्थित डुइसबर्ग और मनहीम मिसिसिपी नदी पर स्थित मेम्फिस, याद रखिएगा, मेम्फिस और यांगसी क्यांग नदी पर स्थित हानकाउ और हुगली नदी पर स्थित कोलकाता आंतरिक पतनों के प्रमुख उदाहरण है, एग्जाम्पल है। इसके बाद एक्सटर्नल पोर्ट के बारे में अगर बात करें यानी बाह्य पतन के बारे में, तो ये वास्तविक पतन से दूर गहरे समुद्र में बनाए जाते हैं। जब जलपोत बड़े आकार के होने के कारण या वास्तविक पतन में अधिक अवसाद के निक्षेप के कारण वास्तविक पतन तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो वह पतनों का निर्माण किया जाता है। कार की विशिष्टता के आधार पर अगर बात करें तो पहला है सवारी पतन, ठीक है, रीडिंग पोर्ट। ये सवारियों के परिवहन के पतन होते हैं। लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए ये पतन होते हैं। ये देश के आंतरिक भागों से रेलों और सड़कों के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, जिसे सवारियों को सुगमता पूर्वक जो है पतन तक लाया और वहां से ले जाया जा सके। जैसे मुंबई, लंदन, न्यूयॉर्क इसके प्रमुख एग्जाम्पल है। दूसरा है कमर्शियल पोर्ट यानी वाणिज्यिक पतन। ये मुख्यतः वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन कुछ पतन सवारियों के यातायात के लिए भी जो है प्रयोग किए जाते हैं। और कुछ पतन मत्स्य जलपोतों को आश्रय देते हैं। याद रखिए, मत्स्य जलपोतों को क्या करते हैं, आश्रय देते हैं, ठहराव देते हैं। पतनों के अन्य प्रमुख जो प्रकार है, जैसे पहला है पुनर्निर्यात पतन। पुनर्निर्यात पतन, इसमें मतलब की बात करें तो इन पतनों में जो माल आता है उसको भेजने वाले दूसरे देश होते हैं और उनका गंतव्य भी कोई अन्य देश होता है। यानी ऐसे पतनों के द्वारा एक देश के माल को किसी अन्य देश तक भेजने का कार्य संपन्न किया जाता है। इन पतनों पर आने वाले माल को बड़े बड़े गोदामों में संचय करके रखा जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है। सिंगापुर, रॉटरडम, कोपेनहेगन आदि विश्व के प्रमुख पुनर्निर्यात पतन है, ठीक है। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है पोर्ट ऑफ कॉल। लंबे समुद्री मार्ग के बीच स्थित ऐसे स्थान जहां जलयान रुक कर जो है ईंधन, पानी और यात्रियों के लिए भोजन आदि ग्रहण करते हैं, इसको बोलते हैं पोर्ट ऑफ कॉल। पोर्ट ऑफ कॉल क्या है, तो जहाज मतलब रुक कर वहां पर जो है ईंधन, पानी और भोजन को जो है
जहाजों पर लाद कर मतलब कि आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जहां पर ये सभी चीजें उपलब्ध होता है वहां पर जहां पर जहाजें मतलब कि अपने इन चीजों को समुद्रों पर समुद्री जहाजों पर लादते हैं, तो ये जो ठहराव होता है इनको पोर्ट ऑफ कॉल कहते हैं। अदन इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, और होनोलू सिंगापुर भी ऐसे ही पतन है, जहां पे समुद्री जहाजें आकर रुकती हैं और वहां पे अपने आवश्यक सामग्रियों को लाद कर फिर आगे बढ़ती हैं। इसके बाद है वायल पोर्ट्स यानी तेल पतन। जो ऑयल पोर्ट्स है, इन पतनों का विकास जो होता है 20वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल का महत्व बढ़ जाने के कारण हुआ। इन पतनों का मुख्यतः तेल का जो है आयात निर्यात होता है। इन पतनों का उपयोग जो किया जाता है किसके लिए? तेल के लिए, आयात निर्यात के लिए। इन दोनों मतलब इसे दो प्रकारों में बांट सकते हैं। जैसे पहला है टैंकर पतन। टैंकर पतन में क्या होता है कि ये ऐसे पतन होते हैं जहां टैंकरों में तेल भरने और उनसे तेल निकालने की आधुनिक सुविधाएं जो है उपलब्ध होती है। भारत में कोलकाता, कोचीन, बड़ोदरा आदि ऐसे ही पतन है। विश्व में माराकैबो, इसके बाद ट्यूनिसिया में अस्खीरा है, त्रिपोली आदि प्रमुख टैंकर पतन है। इसके बाद परिष्करणशाला पतन, रिफाइनरी पोर्ट्स। इन पतनों में खनिज तेल की परिष्करण अगर बात करें तो परिष्करण शालाओं की स्थापना की गई है, और इनका प्रमुख उदाहरण फारस के खाड़ी पर स्थित आबादान पतन है। इसके बाद है नौसैनिक पतन। ठीक है, इन पतनों का सामरिक महत्व अधिक होता है। यहाँ नौसेना के लड़ाकू जहाजों के आवागमन और रख रखाव की सुविधाएं उपलब्ध रहती है। भारत में कोचीन, इसके बाद कारवार और विशाखापत्तनम ऐसे ही नौसैनिक पतन है। विभिन्न नदियों पर महत्वपूर्ण जो पतन है इसके बारे में अगर बात करें तो जैसे राइन, राइन पर कौन सा पतन है? रॉटरडम। वेजर, यहाँ पर जो है, यहाँ पे जो पतन है ब्रीमेन है, हनोवर है, एल्म में हैम्बर्ग है, ब्रांसविक है और ड्रेसडेन है। ओडर में स्टेटिन है, फ्रैंकफर्ट है, सीन में मार्सेलिस है, गेरून में बोर्डो है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो लायर में सेंट नजारे और नांटे है, मिसिसिपी में न्यू ऑर्लियंस है, अमेजन में मानाओस, इक्विटास है, पराना में संटाफे है, सिकियांग में कैंटन, हांगकांग है, मरेल डार्लिंग जो है यहाँ पे जो पतन है बोरकी है। इसके बाद पैकेट स्टेशन क्या है? देखिए, इन्हें फेरी स्टेशन भी कहते हैं। इन्हें छोटे समुद्री मार्ग से आने वाले यात्रियों को उतारने, चढ़ाने तथा डाक लाने और ले जाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें प्राय दो स्टेशन आमने सामने स्थित होते हैं। इनका नाम उन जहाजों पर पड़ा है जो प्राचीन काल में पत्र और राजपत्र आदि ले जाते थे, जिन्हें पैकेट कहा जाता था। इसके बाद एयर ट्रांसपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। वायु परिवहन। ठीक है, वायु परिवहन का विकास प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था, लेकिन 1926 में पहली बार यूएसए में व्यावसायिक वायु परिवहन के शुभारंभ के बाद यह परिवहन व्यवस्था विश्व के अन्य भागों में विस्तृत हो गई, फैल गई। देखिए, वर्तमान युग को एयर एज भी कहा जाता है। परिवहन के दृष्टि से यह सबसे तीव्र किंतु सबसे महंगा साधन है। वायुयानों के द्वारा सामान्यतः हल्की, कीमती और शीघ्र नष्ट होने वाले वस्तुओं को ही एक जगह से दूसरे जगह लाया ले जाया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों या अन्य दुर्गम स्थानों में जहां स्थलीय या जल परिवहन संभव नहीं होता है, वहां भी छोटे वायुयानों या हेलीकॉप्टरों के द्वारा सामान और मनुष्यों को उनके गंतव्य स्थान पर पहुंचाया जा सकता है। प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़, भूकंप, युद्ध आदि में वायु परिवहन की उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ जाती है। वायु परिवहन सबसे महंगा साधन है। इसका उपयोग प्राय विकसित और संपन्न देश जो है कर पाते हैं। वायुयानों को उड़ान भरने और उन्हें उतरने के लिए हवाई अड्डे या हवाई पट्टी की आवश्यकता होती है, किंतु हेलीकॉप्टरों के लिए ऐसे किसी स्थल की आवश्यकता नहीं होती है। खराब मौसम में वायु परिवहन बाधित होता है और दुर्घटनाओं की जो है संभावना अधिक रहती है। जेट विमानों के विकास ने वायु परिवहन को भी जो है अधिक सक्षम बना दिया है। वायु परिवहन को प्रभावित करने वाले जो कारक है, इसको याद रखिएगा। तो वायु परिवहन को कौन कौन से कारक है जो प्रभावित करते हैं? तो जलवायु और मौसम, ऊंचा वक्ष, देश का आकार और विस्तार, आर्थिक विकास और राजनैतिक संबंध, ये सभी जो कारक हैं वायु परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक हैं। देखिए, सफल उड़ान के लिए साफ आकाश और दृश्यता यानी साफ जो है देखने की जो है मतलब की जरूरत होती है।
आकाश साफ होना चाहिए, क्लियर दिखना चाहिए। वर्षा, चक्रवात, धुंध, हिमपात, गहरे बादलों आदि की स्थिति में उड़ानें रद्द करनी पड़ती है। अतः जलवायु और मौसम का जो है जलवायु तथा मौसम का वायु परिवहन पर गहरा प्रभाव पड़ता है, याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो हवाई अड्डों के निर्माण के लिए समतल भूमि की जरूरत होती है, क्योंकि सभी उड़ानें हवाई अड्डों से ही भरी जाती है। कम ऊंचाई पर उड़ने वाले वायुयानों के पर्वतों से टकराने का जो है मतलब कि खतरा सदैव बना रहता है। इस प्रकार वायुयानों की उड़ानों पर उच्चावच का भी प्रभाव पड़ता है। किसी भी देश का आकार और विस्तार वहां के जो है वायु परिवहन को प्रभावित करता है। संयुक्त राज्य अमेरिका में अधिक क्षेत्रफल और लंबी दूरियां होने के कारण यहाँ की अंतः महाद्वीपीय यात्राओं के लिए वायु परिवहन सबसे सस्ता साधन है। यूरोप में अपेक्षाकृत अनेक छोटे आकार के देश हैं। इन देशों में आंतरिक वायु परिवहन का महत्व कम है। पूर्वोत्तर भारत में उबड़ खाबड़ भूमि, घने वन और तीव्रगामी नदियों के कारण रेल और सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया है। इस क्षेत्र में वायु परिवहन अधिक सस्ता और सुविधाजनक है। वायु परिवहन बहुत महंगा होता है। इसका प्रयोग केवल धनी लोग ही कर पाते हैं, रिच लोग कर पाते हैं। यही कारण है कि विकसित देशों में जैसे कि यूएसए, रूस, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप, ये सभी धनी देश हैं। ये जो विकसित देश है इनमें ही वायु परिवहन का जो है अत्यधिक विकास हुआ है। वायु परिवहन के पर्याप्त विकास के लिए किसी देश के उन्नत आर्थिक विकास का होना आवश्यक है। इसके बाद वायु परिवहन का वैश्विक जो प्रतिरूप है इसके बारे में देख लेते हैं। उत्तरी अमेरिका, वायु परिवहन का सबसे अधिक विस्तार संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ है। यहाँ 9,000 एयर टर्मिनल और 1,50,000 रजिस्टर्ड सिविल एयरक्राफ्ट है। कनाडा के दक्षिणी भाग में वायु मार्गों का घना जाल बिछा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर कृषि खनन उद्योग उन्नत अवस्था में है। और यहाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के भारतीय अधिकांश वायु मार्ग पूर्व पश्चिम दिशा में है। ये जो नन है ये खनन है, याद रखिएगा। ठीक है, और अगर बात करें तो उनका अधिकतम संकेंद्रण संयुक्त राज्य अमेरिका कनाडा के अंतरराष्ट्रीय जो सीमा है इसके निकट है। कनाडा के वायु मार्ग संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका से जुड़े हुए हैं। इसके बाद यूरोप के बारे में अगर बात करें तो अमेरिका के बाद यूरोप में वायु परिवहन का सबसे अधिक विकास हुआ है और प्रत्येक देश में 1 या 2 अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन कंपनियां हैं। मुख्य कंपनियां ब्रिटिश एयरवेज, एयर फ्रांस, लुफ्थांसा, इटालिया और स्विस एयरलाइंस है। इनमें सबसे प्रमुख ब्रिटिश एयरवेज है, जिसकी मतलब की शाखाएं पूरे विश्व भर में फैला हुआ है। इसके बाद अगर बात करें तो यूरोपीय एयर कंपनियों के पास विश्व के कुल वायु परिवहन का 5वां भाग निहित है। दक्षिणी अमेरिका के संदर्भ में अगर बात करें तो दक्षिणी अमेरिका के दूरस्थ स्थानों के लिए वायु परिवहन की सेवा उपलब्ध है। अधिकांश स्थान तट से 300 से 400 किलोमीटर की दूरी पर है। रियो डी जेनेरियो वायु मार्गों का मुख्य केंद्र बिंदु है। अफ्रीका में मुख्यतः यूरोपीय कंपनियां वायु परिवहन की व्यवस्था उपलब्ध कराती हैं। इसके बाद एशिया के बारे में अगर बात करें तो एशिया का विशाल आकार, अधिकांश भाग में उबड़ खाबड़ धरातल और विभिन्न प्रकार के जलवायु के कारण वायु परिवहन की आवश्यकता है। यहाँ के अधिकांश देश अल्प विकसित अवस्था में है, जिसका कारण जो है याद रखिएगा वायु परिवहन का विशेष विकास नहीं हो पाना। दक्षिण पूर्वी एशिया में इस महाद्वीप का 3/4 वायु परिवहन जो है विकसित है। और बात करें तो दक्षिण तथा पूर्वी एशिया का 70% वायु परिवहन चीन, जापान और भारत में विकसित है। कुछ छोटे देशों ने पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वायु परिवहन का विकास किया है। सिंगापुर और थाईलैंड ऐसे ही देश हैं। इन्होंने अपने पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए वायु परिवहन का जो है डेवलपमेंट बहुत ही बेहतरीन ढंग से किया है। इसके बाद है ऑस्ट्रेलिया। इसके बारे में अगर बात करें तो ऑस्ट्रेलिया तथा न्यूजीलैंड विश्व के मुख्य भूभागों से दूर स्थित होने के कारण यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें अधिक जो है महत्वपूर्ण है। ऑस्ट्रेलिया अधिक क्षेत्रीय विस्तार वाला देश है और यहाँ विभिन्न क्षेत्रों को वायु परिवहन के द्वारा जोड़ा गया है। विश्व के प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग, तो इसके बारे में देख लेते हैं। पहला है अमेरिका तथा यूरोप के बीच वायु मार्ग, अटलांटिक महासागर के पार, न्यूयॉर्क तथा ओटावा लंदन पहला। दूसरा न्यूयॉर्क, बरमुडा, लिस्बन, पेरिस तथा लंदन, ये सभी मतलब कि वायु मार्ग है। ठीक है, इसके बाद है न्यूयॉर्क अथवा ओटावा, रेगजाविक, ओस्लो, स्टॉकहोम। इसके बाद ब्यूनस आयर्स, रियो डी जेनेरियो,
ठीक है, एल सल्वाडोर, नटाल और लिस्बन तथा लंदन। दूसरा जो रूट है अमेरिका तथा सुदूर पूर्व के मध्य वायुमार्ग, जैसे पहला है सैन फ्रांसिस्को तथा लॉस एंजलिस अथवा सिएटल, होनोलुलु, मनीला, इसके बाद हांगकांग और टोक्यो। नेक्स्ट अगर बात करें, दूसरा है सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस तथा सिएटल, वेलिंगटन। तीसरा है सैन फ्रांसिस्को अथवा लॉस एंजलिस अथवा सिएटल, सिंगापुर। इसके बाद है अन्य वायुमार्ग, पहला है लंदन, पेरिस, रोम, बेरूत, कराची, दिल्ली, ये एक अलग मार्ग है। दूसरा मार्ग है लंदन, रोम, काहिरा, इसके बाद मतलब कि खार्तूम, जोहान्सबर्ग, लंदन। इसके बाद तीसरा है लंदन, अल्जीरियस, कांगो, जोहान्सबर्ग, केप टाउन। इसके बाद है मास्को, ताशकंद, बैंकॉक, सिंगापुर। इसके बाद पांचवा जो रूट है वायुमार्ग का, मास्को, इरकुटस्क, बीजिंग और संघाई। विश्व के प्रमुख हवाई अड्डे, जैसे दक्षिणी अमेरिका में जो हवाई अड्डे हैं, रियो डी जेनेरियो है, पनामा है, ब्राजीलिया है, बगोटा है, साओ पाउलो है, ब्यूनस आयर्स है, लीमा है, सेंटियागो है, मोंटवीडियो और क्यूरो है। एशिया में टोक्यो है, हांगकांग है, मनीला है, दिल्ली है, कोलकाता, मुंबई, सिंगापुर, कोलंबो और कराची है। उत्तरी अमेरिका में जो हवाई अड्डे हैं, न्यूयॉर्क है, वाशिंगटन डीसी है, शिकागो है, बोस्टन है, लॉस एंजलिस है, सैन फ्रांसिस्को है, अटलांटा और मियामी। यूरोप में लंदन है, रोम है, पेरिस है, मैड्रिड है, बर्लिन है, मॉस्को है, वार्सा है, वियना है, जिनेवा है, म्यूनी, स्टॉकहोम, कोपेनहेगन, फ्रैंकफर्ट और ज्यूरिक। अफ्रीका में काहिरा, खार्तूम, लागोस, अक्रा, आदिस अबाब, नैरोबी, जोहान्सबर्ग, डरबन और केप टाउन है। ऑस्ट्रेलिया में सिडनी है, मेलबर्न है, पर्थ, न्यूजीलैंड में स्थित वेलिंगटन तथा ऑकलैंड है। इसके बाद पाइपलाइन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पाइपलाइन परिवहन का नवीनतम साधन है। पाइपलाइन परिवहन का ये नया साधन है। ये पेट्रोलियम गैस मतलब ये जो पाइपलाइन प्रयोग होता है किसके लिए, किस परिवहन के लिए, तो पेट्रोलियम के परिवहन के लिए, गैसोलीन के लिए, प्राकृतिक गैस, जल, इन सभी के लिए जो है पाइपलाइन परिवहन का विशेष रूप से जो है प्रयोग किया जाता है। और पाइपलाइन है, पाइपलाइनों के निर्माण में प्रारंभिक खर्च अधिक आता है, लेकिन एक बार निर्मित हो जाने के बाद ये बहुत कम व्यय पर सुगम परिवहन को उपलब्ध कराती है। पाइपलाइनों का निर्माण मुख्य रूप से तेल और प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए किया जाता है। इनका निर्माण इन वस्तुओं के उत्पादन और उपभोक्ता क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो कुछ पाइपलाइनों का प्रयोग कोयले के परिवहन के लिए भी किया जाता है। कोयले को पीसकर उसका पाउडर बनाया जाता है और उसे मतलब कि स्लरी में परिवर्तित करके पाइपलाइनों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है। गैस पाइपलाइनों जो गैस पाइपलाइन है पेट्रोलियम पाइपलाइनों से अधिक मोटी होती है, यानी इनका जो व्यास होता है 30 इंच व्यास होता है, ठीक है, 30 इंच तक। पाइपलाइनों का जो वैश्विक वितरण है इसके बारे में अगर बात करें तो जैसे उत्तरी अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका में संयुक्त राज्य अमेरिका पाइपलाइनों के निर्माण और उपयोग के दृष्टि से मतलब कि काफी जो है आगे है, अग्रणी है। और यहाँ की सबसे महत्वपूर्ण पाइपलाइन टेक्सास और निकटवर्ती गैस उत्पादक क्षेत्रों को जो है उत्तर पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित गैस की पतन वाले क्षेत्रों से जोड़ती है। तो यहाँ की जो सबसे महत्वपूर्ण पाइपलाइन है टेक्सास तथा निकटवर्ती गैस उत्पादक क्षेत्रों को उत्तर पूर्वी कैलिफोर्निया में स्थित गैस की जो पतन वाले क्षेत्र यहां से जोड़ती है। एक अन्य पाइपलाइन अलास्का से गैस का जो है परिवहन करती है। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व की बृहत्तम पाइपलाइन प्रणाली विकसित की गई है। 1,60,000 किलोमीटर लंबी पेट्रोलियम पाइपलाइन प्रणाली एक विशाल चाप के रूप में टेक्सास की खाड़ी से लेकर उत्तर और उत्तर पश्चिम में कंसास, ओक्लाहोमा, उत्तरी टेक्सास, इलिनायस आदि से होते हुए अटलांटिक तट पर स्थित न्यूयॉर्क और फिलाडेल्फिया तक विस्तृत है। वायोमिंग तथा निचली मिसिसिपी जो घाटी है यहां से कई शाखाएं इस प्रणाली में आकर मिलती हैं। कैलिफोर्निया के तेल क्षेत्रों में पृथक पेट्रोलियम पाइपलाइन व्यवस्था है। कनाडा में कच्चे और परिष्कृत तेल के परिवहन के लिए 24,000 किलोमीटर लंबी पाइपलाइनें हैं। गैस पाइपलाइनों की लंबाई इससे 3 गुना से भी अधिक यानी लगभग 75,000 किलोमीटर है। यूरोप में 1950 के दशक में रूर क्षेत्र में स्थित तेल शोधनशालाओं का तेल पहुंचाने के लिए 2 पाइपलाइनों का निर्माण किया गया था। इनमें से एक है रोटरडम, दूसरा है याद रखिएगा विल्हेल्मसेवन, इसको रूर से मिलाती है। 1961 में यूरोप में एक अत्यंत लंबी पाइपलाइन का निर्माण किया गया। यह मार्सेलिस को
कार्लसरूह से जोड़ती है। इसकी लंबाई 800 किलोमीटर, इसका व्यास 75 सेंटीमीटर है। रूस में कच्चे तेल और तेल उत्पादकों के परिवहन के लिए पाइपलाइनों का प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त गैस के परिवहन के लिए भी पाइपलाइनों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है। ये पाइपलाइन तेल और तेल उत्पादों को कॉकेसस पर्वत प्रदेश तथा वोल्गा बेसिन से औद्योगिक प्रदेशों तक पहुंचाती है। याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे देखिए दूसरा जो है एशिया है। एशिया में पाइपलाइनों का सबसे ज्यादा विकास इसके मध्य पूर्व भाग में हुआ है, क्योंकि इस क्षेत्र में मतलब कि निजी तेल के बड़े भंडार मिलते हैं। इनमें से कुछ पाइपलाइन मरुस्थलों को पार करके ईरान, ठीक है, इराक और सऊदी अरब से कच्चे तेल को भूमध्य सागर के तट पर स्थित तेल परिष्करणशालाओं तक पहुंचाती है। इस मैप को देखिए और मैप को देखने के बाद जो है आपको यहाँ पे इंडिकेट करना है अपने मैप में कि जो मतलब कि इस तरह का जो चीजें हैं किस किस को इंडिकेट करते हैं। जैसे देखिए ये जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसको इंडिकेट करता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा थोड़ा सा बारीकी से देखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, इसके बाद जो आपका मतलब कि ये देखिए ये वाला जो इंडिकेटर है इसको देख लीजिएगा। बाद इस तरह से जो इंडिकेट किया गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा, इस तरह से खनिज तेल और प्राकृतिक गैस जो डॉट डॉट से इस तरह से इंडिकेट किया गया है। प्राकृतिक गैस पाइपलाइन है, जैसे ये वाला, ठीक है, ये वाला, इधर इधर ये सभी, ठीक है। इसके बाद जो इस तरह से इंडिकेट किया गया ये वाला जो एरिया है ये है अशोधित तेल की पाइपलाइन, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद अफ्रीका के बारे में अगर बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप में लीबिया, अल्जीरिया, नाइजीरिया ये सभी मुख्य तेल उत्पादक देश है और इन देशों में भी पाइपलाइनों का विकास हुआ है। दक्षिण अमेरिका में अगर बात करें तो दक्षिण अमेरिका में वेनेजुएला तेल का सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक देश है और इसी देश में पाइपलाइनों का सबसे ज्यादा विकास हुआ है। इस देश में 6400 किलोमीटर लंबी कच्चे तेल और 480 किलोमीटर लंबी तेल उत्पादों और 4000 किलोमीटर लंबी गैस की पाइपलाइनें हैं। विश्व के कुछ महत्वपूर्ण पाइपलाइन, जैसे पहला है बिग इंच पाइपलाइन। बिग इंच पाइपलाइन या पाइपलाइन संयुक्त राज्य अमेरिका में मैक्सिको के खाड़ी के तटीय तेल कुओं से खनिज तेल को उत्तर पूर्वी क्षेत्र तक पहुंचाने के लिए बिछाई गई है। यह पाइपलाइन 1840 किलोमीटर लंबी है। इसके बाद है कोमेकॉन। यह पाइपलाइन पूर्व सोवियत संघ में स्थित है। इसके माध्यम से वोल्गा और यूराल तेल क्षेत्रों से पूर्वी यूरोप के देशों तक खनिज तेल पहुंचाया जाता है। इसके बाद तीसरा तो हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। तीसरा है टैप पाइपलाइन। टैप दक्षिण पूर्वी एशिया में स्थित ओपेक देशों जैसे ईरान, इराक, सऊदी अरब, कुवैत आदि से भूमध्य सागर के तट पर स्थित तेल शोधनशालाओं एवं बंदरगाहों तक पाइपलाइन का सघन जाल बिछाया गया है। इनमें ट्रांस अरेबियन पाइपलाइन सबसे बड़ी है। इसका व्यास 7.7 मीटर और इसकी लंबाई 1600 किलोमीटर है। यह फारस के खाड़ी के तट पर रॉस तनूरा में स्थित अमेरिकन ऑयल कंपनी के तेल कुओं को जो है सीडान नामक नगर से जोड़ती है। चौथा है पूर्वी साइबेरिया प्रशांत महासागर तेल पाइपलाइन परियोजना। ठीक है, पूर्वी साइबेरिया प्रशांत महासागर तेल पाइपलाइन परियोजना रूस और चीन की संयुक्त परियोजना है। रूस और चीन की। इसके बाद है नॉर्ड स्ट्रीम गैस पाइपलाइन। रूस के बायोबार्ग से बाल्टिक सागर होते हुए जर्मनी के ग्रेफ्सवेल्ड को जोड़ने वाली जो है 1212 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन समुद्र से होकर गुजरने वाली विश्व की सबसे लंबी पाइपलाइन बन गई है। इस पाइपलाइन के द्वारा रूस के पूर्वी यूरोप को गैस निर्यात किया जाएगा। भारत नेपाल पाइपलाइन जो है नेपाल के साथ आर्थिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए भारत पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए बिहार के मोतिहारी से नेपाल तक 69 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन परियोजना सितंबर 2019 में पूर्ण होकर प्रारंभ हो गई है। मोतिहारी अमेलखंज परियोजना पहली बार 1996 में प्रस्तावित की गई थी, लेकिन इसके कार्य की प्रगति काफी धीमी रही। नेपाल पेट्रोल, डीजल, घरेलू एलपीजी सिलेंडर और विमान ईंधन की आपूर्ति के लिए भारत पर निर्भर है। वर्तमान में इंडियन ऑयल के बिहार रक्सौल स्थित डिपो से ट्रकों के द्वारा जो है नेपाल को इनकी आपूर्ति की जाती है। यह पाइपलाइन इंडियन ऑयल और नेपाल ऑयल कॉरपोरेशन की भागीदारी से तैयार की गई है। इस पाइपलाइन की क्षमता 2 मिलियन मीट्रिक टन जो है प्रति वर्ष है। यह भारत की पहली ट्रांसनेशनल पाइपलाइन परियोजना है। इसके बाद चीन म्यांमार तेल व गैस पाइपलाइन। चीन म्यांमार तेल व गैस पाइपलाइन बिछाने की योजना 2004 में बनाई गई थी। इसकी कुल लंबाई 2402 किलोमीटर है
जिसमें से 771 किलोमीटर म्यांमार, 1631 किलोमीटर चीन में है। यह पाइपलाइन म्यांमार के मांडले से लेकर चीन के यूनान प्रांत की राजधानी कुंगमिंग और चांगमिंग तक जो है जाएगी। इससे प्रति वर्ष 22 मिलियन कच्चे तेल का परिवहन होगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है, देखिए, बहुप्रतीक्षित चीन म्यांमार तेल और गैस पाइपलाइन का उद्घाटन 28 जनवरी 2015 को किया गया। इसके माध्यम से 31 जनवरी 2015 से तेल की आपूर्ति प्रारंभ हो गई। तापी परियोजना क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार यहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो 13 दिसंबर, कौन सा डेट, 13 दिसंबर 2015 को तुर्कमेनिस्तान के ऐतिहासिक सिल्क रोड पर स्थित मेरी या मर्व में तापी गैस पाइप परियोजना के निर्माण के कार्य का जो है औपचारिक शुभारंभ किया गया था। कहां पर, तुर्कमेनिस्तान के ऐतिहासिक सिल्क रोड पर स्थित मेरी या मर्व में तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के निर्माण कार्य को औपचारिक रूप से शुभारंभ किया गया, शुरुआत किया गया। तापी गैस पाइपलाइन तुर्कमेनिस्तान के कैस्पियन सागर क्षेत्र स्थित गाल्किनिस गैस क्षेत्र है। यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा प्राकृतिक गैस क्षेत्र है। यहां से अफगानिस्तान के हेरात और कंधार होते हुए पाकिस्तान के क्वेटा और मुल्तान तथा फिर भारत के पंजाब राज्य के फाजिल्का तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगी। कुल 1814 किलोमीटर लंबी इस गैस पाइपलाइन की कुल लागत जो है $10 बिलियन आकलित है। इस परियोजना का वित्तीयन जो है एशियाई विकास बैंक के द्वारा किया जा रहा है। तापी गैस पाइपलाइन की आपूर्ति क्षमता 90 मिलियन स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन या 33 बिलियन क्यूबिक मीटर प्रति वर्ष होगी, जिसमें से भारत और पाकिस्तान को 38 मिलियन स्टैंडर्ड और अफगानिस्तान को 14 मिलियन क्यूबिक मीटर प्रतिदिन गैस प्राप्त होगी। यह 30 वर्षों तक प्राकृतिक गैस की आपूर्ति करेगी। ठीक है, 23 फरवरी 2018 को पश्चिमी हेरात प्रांत अफगानिस्तान में तापी गैस पाइपलाइन परियोजना के अफगानिस्तानी खंड का शिलान्यास किया गया। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप जो है इसके मैप को आप देख सकते हैं, कहां से प्रारंभ होकर कहां तक जाएगा। तो तापी गैस पाइपलाइन की ये जो है मैप है। ठीक है, और ये फाजिल्का, भारत के पंजाब में जो फाजिल्का है, यहां तक ये जाएगा। इसी के साथ आज का जो सेशन है समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में मानव भूगोल के संदर्भ में हम लोग डिस्कस करेंगे भाग 4। ठीक है, इसमें मानव प्रजातियां एवं जनजातियां, ठीक है, इसके बाद जनसंख्या संगठन, जनसंख्या वृद्धि और सिद्धांत, पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण और मानव विकास के बारे में बारी बारी से हम लोग चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। तो इसका डिस्कशन नेक्स्ट सेशन में करेंगे। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।